नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज फिर आप सभी के बीच प्रदेश देश की प्रतिष्ठित सेवाओं में आप कैसी सहजता के साथ सफलता प्राप्त कर सकते हैं, इससे संबंधित महत्वपूर्ण क्लास को लेकर आई हूँ। और आज की इस क्लास में मैं आपको सामान्य विज्ञान के भौतिक पोर्शन के विशेष तौर पर ध्वनि के संबंध में वे तमाम महत्वपूर्ण फैक्ट लाई हूँ, विशेष सामग्री लाई हूँ जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो साथियों, आइए जानते हैं ध्वनि वेग पर विभिन्न कारकों का प्रभाव। सबसे पहले हम देखते हैं ध्वनि वेग पर विभिन्न कारकों का प्रभाव। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि दबाव का क्या प्रभाव ध्वनि पर पड़ता है। दबाव का प्रभाव क्या पड़ता है? ताप समान होने पर गैस में ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक, ताप समान होने पर गैस में ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कई बार इस प्रकार के क्वेश्चन कथन कारण में पूछ दिए जाते हैं। जब आपको पता रहेगा ताप समान होने पर गैस में ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तभी आप इसका सही उत्तर दे पाएंगे। साथियों, चूँकि अब परीक्षा का पैटर्न चेंज हो रहा है, अतः आप सभी को हर चीज़ बहुत ही गौर से समझना होगा। अब देखते हैं ताप का प्रभाव। ताप का क्या प्रभाव पड़ता है ध्वनि पर? माध्यम का ताप बढ़ने पर उसमें ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। माध्यम का ताप बढ़ने पर उसमें ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। वायु में 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल 0.61 मीटर सेकेंड बढ़ जाता है। तो साथियों, इन सब चीज़ों को आप गौर से देखेंगे, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन न सिर्फ आपको विकल्पों के रूप में पूछ दिए जाएंगे बल्कि कथन कारण के रूप में भी पूछ दिए जाएंगे। तो आप हर चीज़ को गौर से देखेंगे। अब देखिए घनत्व का प्रभाव। ठोस एवं द्रव्य में घनत्व का मान बढ़ने पर ध्वनि का वेग बढ़ता है, जबकि गैसों में घनत्व बढ़ने पर यह घटता है। यही कारण है कि हाइड्रोजन में ध्वनि का वेग CO2 में ध्वनि के वेग से अधिक होता है। अब देखते हैं आर्द्रता का प्रभाव। नमी युक्त वायु का घनत्व शुष्क वायु के घनत्व से कम होता है। नमी युक्त वायु का घनत्व शुष्क वायु के घनत्व से कम होता है, अतः आर्द्र वायु में ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। यही कारण होता है कि जब भी बरसात का मौसम आता है तो सीटी की आवाज़ बहुत दूर तक सुनाई देती है। कई बार यह परीक्षा में पूछा गया है। साथियों, आगामी परीक्षा के दृष्टिकोण से भी यह बेहद महत्वपूर्ण है, तो अवश्य ही आप इन सभी को गौर से देखेंगे। क्या क्या देखना होगा आपको? ध्वनि वेग पर विभिन्न कारकों का प्रभाव, दबाव का क्या प्रभाव होता है, ताप का क्या प्रभाव होता है, घनत्व का क्या प्रभाव होता है और आर्द्रता का प्रभाव। अब आते हैं अगले भाग, ध्वनि तरंगों का आवृत्ति परिसर। ये टॉपिक भी ध्वनि के संबंध में अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। प्राय परीक्षाओं में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आगामी परीक्षाओं में भी इससे बारंबार क्वेश्चन पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो आइए जानते हैं यांत्रिक तरंगों को उनके आवृत्ति परिसर के आधार पर प्रमुखतः 3 भागों में हम विभाजित करते हैं। पहला श्रव्य तरंगे, पराश्रव्य तरंगे और तीसरा अश्रव्य तरंगे। तो आइए जानते हैं श्रव्य तरंगे। जो तरंग अर्थात जो श्रवण हम अपने कानों से सुन लेते हैं वह श्रवण तरंगे हैं। अर्थात श्रवण तरंगे वे तरंगे होती हैं जिनको हम सुन सकते हैं। श्रवण तरंगे यांत्रिक तरंगे होती हैं। यह 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है। यह ध्वनि सुनने के लिए सुविधाजनक, सुग्राही होता है। अब आते हैं पराश्रव्य तरंगे। पराश्रव्य तरंगे वे अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंगे होती हैं जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। इन्हें हमारी कानें सुन नहीं सकती है, लेकिन कुछ जानवर
जैसे बिल्ली, कुत्ता, चमगादड़ आदि इन आवाज़ों को सुन सकते हैं। पराश्रव्य तरंगों को बिल्ली, कुत्ता, चमगादड़ आदि सुन सकते हैं। इन दोनों फैक्ट को आप गौर से देखिए, समझिए और एक बार ना समझ में आए तो इस क्लास को दोबारा आप सुनिए। पराश्रव्य तरंगों का हमारे दैनिक जीवन में कई उपयोग देखा जा सकता है, जैसे संकेत भेजने में, दूध के अंदर हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने में तथा समुद्र की गहराइयों का पता लगाने में। साथियों, इसी तकनीक पर सोनार आधारित है। सोनार है क्या, इसका फुल फॉर्म भी देखिए और साथ में देखिए कि इसका क्या प्रयोग है, क्योंकि यह परीक्षा में पूछा जाता है। ऐसी विधि है जिसे हम समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाते हैं। सोनार से हम समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाते हैं। परीक्षाओं में अक्सर ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि सोनार किस तकनीक पर आधारित है, तो वो हो जाएगा आपका पराश्रव्य तकनीक पर। सोनार का उपयोग कब करते हैं, तो समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाने के लिए। अब हम आते हैं अवश्रव्य तरंगे। वे यांत्रिक तरंगे जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती हैं अवश्रव्य तरंगे कहलाती है। इन्हें भी हमारी कानें सुन नहीं सकती हैं। और इसका उदाहरण क्या है, हृदय की जो धड़कन की आवृत्ति होती है वो अवश्रव्य तरंगों के समान होती है। ठीक, इस प्रकार की तरंगों को बहुत बड़े आकार के स्रोतों से उत्पन्न किया जा सकता है। जी हाँ साथियों, इस प्रकार के तरंगों को बहुत बड़े आकार के स्रोतों से उत्पन्न किया जा सकता है। तो आज हमने साइंस में क्या क्या पढ़ा, देखिए फिर से। ध्वनि वेग पर विभिन्न कारकों का प्रभाव, दबाव का प्रभाव, ताप का प्रभाव, घनत्व का प्रभाव, आर्द्रता का प्रभाव। फिर हम देखें ध्वनि तरंगों का आवृत्ति परिसर, श्रवण तरंगे, पराश्रव्य तरंगे और अवश्रव्य तरंगे। तो साथियों, जाते जाते आप सभी को यही होमवर्क देना है कि पूर्व के जो परीक्षा में इससे क्वेश्चन आए हुए हैं वो आप हल करें। साथ में इस वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार ईयरफोन के माध्यम से ज़रूर सुनिए, ताकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये सारे फैक्ट चले जाए और आप इसे बेहतर से समझिएगा, ताकि किसी भी प्रकार से क्वेश्चन इस पोर्शन से पूछे तो आप गलत ना करें। तो इसी आशा के साथ कि आप सभी अवश्य ही अपने लक्ष्य में सफल होंगे, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।